हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पुट करेंगे डी ब्रोगली की इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, डी ब्रोगली ने बोला बेटा कि जिस तरह एक लाइट ड्यूल नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब लाइट कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक। ठीक है, तो उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है, मूविंग है ना, मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैटर भी जो है वो ड्यूल नेचर की तरह बिहेव कर सकता था। इसके लिए जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, डेविसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की ना डिफ्रैक्शन और वो जो मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स करे, तो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों शो किए। तो वहां से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल लाइक भी है और वेव लाइक भी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर। तो बोला कि मैटर भी क्या करेगा, दो तरह से बिहेव करेगा, एक वेव लाइक और एक पार्टिकल लाइक। ठीक है, तो यहां से उन्होंने बोला कि जस्ट लाइट और ईएम रेडिएशंस, मैटर matter also show dual behavior. It means particle like behavior and wave like behavior. जो आपका मैटर है वो भी पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी। तो हम कौन से पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिकल तो है ही, साथ साथ में वो किसके जैसे बिहेव करेगा, वेव लाइक नेचर भी वो शो करेगा। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बेटा, तो एक वेव एसोसिएटेड होगी उसके साथ। ओके, तो इसके लिए अब इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, और वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रोगली ने क्या बोला था, उसने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये वाला उसने रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। जैसे लिख सकते हैं एच बाई पी, क्योंकि पी क्या होता है बेटा, मोमेंटम, और वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो हियर व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, जो आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रॉन को माना है। ठीक, तो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है। P आपका मोमेंटम हो गया, और V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। ओके, ये बोला था डी ब्रोगली ने। ठीक, कि कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, वो उसके साथ एक वेव एसोसिएट करती है, और उस वेव की हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, और ये फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव कहां से किया था, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे आई थी, तो आपको पता है कि प्लैंक ने क्या बोला था बेटा, प्लैंक्स ने क्या बोला था, प्लैंक्स ने क्या बोला था कि जो एनर्जी है, लाइट की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है ना। और आइंस्टाइन ने क्या बोला था, वैसे ही अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने भी एनर्जी का रिलेशन दिया था ना, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये तो आइंस्टाइन का फेमस रिलेशनशिप है एनर्जी और वेलोसिटी के बीच। ठीक है, तो by equating both 1 and 2 we get h mu is equal to mc square। ये आ गया। ठीक है, तो म्यू आपका किसके बराबर होता है, c बाई लैम्डा। आप जानते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे आ गया mc स्क्वायर, स्क्वायर से ये c कट जाएगा,
एच लैम्डा इज इक्वल टू MC आ गया, यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा H अपॉन MC। ये तो पर्टिकुलर लाइट की बात है। अगर हम किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम C तो सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ लाइट, अगर हम किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो है तो ये भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल। यहां से ये फॉर्मूला जो था डी ब्रोगली ने बेटा इक्वेट किया था। ओके ठीक है, लग गया पता। ठीक, और एक और मैंने क्या बताया था, H इज इक्वल टू मोमेंटम भी हो सकता है क्योंकि एम भी क्या होता है मोमेंटम के बराबर होता है। एक और H इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, ठीक है। ये वाला क्यों बता रही हूँ मैं, कई बार अगर वैसे तो नहीं बोर्ड में तो नहीं पर कम्पिटिटिव में अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने को आती है, आपको मास दे रखा है, आपको वेवलेंथ दे रखी है, बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कैसे निकला है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है ना। अगर हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करें, मास से, तो इधर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास इज इक्वल टू हाफ m² v²। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू m² v²। और mv क्या होता है बेटा, mv आपका मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू p का स्क्वायर। p क्या आ गया √2 काइनेटिक एनर्जी m, ठीक है ना, समझ आ गया यहां से। ओके लग गया पता आपको कहां से आया था ये रिलेशन। ओके तो ये बोला था डी ब्रोगली ने बेटा कि हर मेटल के साथ जो है एक मेटल पार्टिकल लाइक तो है ही, लेकिन उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करती है और जिसको हम इस फॉर्मूला की मदद से उसको निकाल सकते हैं। ओके लेकिन जब डी ब्रोगली ने ये बोला तो उसने तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, लेकिन बाद में सबने सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन ये चीज कर सकता है कि तो चाहे जो मर्जी मूविंग बॉडी हो उसके साथ भी वेव होगी। जैसे हम इससे बॉल को ही फेंक रहे हैं तो बॉल भी क्या है, एक पार्टिकल है और मूव कर रहा है, तो उसके साथ भी एक वेव होनी चाहिए। गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है, तो उसके साथ भी एक वेव होनी चाहिए, सबके साथ वेव होनी चाहिए। तो क्या हम उन वेव्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं, उन वेव्स को नहीं निकाल सकते हम। डी ब्रोगली का बेटा ये इक्वेशन, डी ब्रोगली की जो ये इक्वेशन थी बेटा, ये सिर्फ किन के लिए थी, ठीक है, ये सिर्फ किन के लिए थी, फॉर दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्यों, अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू HmV। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अराउंड इतना होता है किलोग्राम में, ठीक है ना। वेलोसिटी उसकी इतनी होती है, ठीक है ना, ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। तो जो आपके पास जो वेव निकल के आती है वो काफी बड़ी वेवलेंथ की आती है जिसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वही क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट बॉल में, ठीक, ये है क्रिकेट बॉल का मास मान लो 20 ग्राम है, ठीक है, और उसको उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी, बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है ना, 3 किलोमीटर पर आवर इस हिसाब से होगी। तो इस तरह से जो आती है, अब जैसे देखो बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई भी आप करते हैं तो सारी की सारी वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में आएगी, तो इट मीन्स वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी आएगी, ठीक है ना। और इतनी छोटी वेवलेंथ को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नहीं बोलते हैं कि उनके साथ वेव नहीं होती है, हाँ वेव होती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, पर जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जाएगा बेटा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ता जाएगा बेटा वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बहुत बहुत कम होती जाएगी, जिसको हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा छोटा मास होगा उतना ही इजीली हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए ही डी ब्रोगली की ये इक्वेशन जो है काम आती है। ओके, ये तो था डी ब्रोगली। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक इक्वेशन दी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार आती है, न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी तो जो फिक्स नहीं है, नॉट अ फिक्स्ड थिंग। ओके, तो हाइजेनबर्ग ने बोला, देखो बेटा बोहर ने क्या किया था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता कर ली थी, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता था, रेडियस भी पता कर लिया था। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो हम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में नहीं पता कर सकते। अगर हम उसकी वेलोसिटी पता करने जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम बदल जाएगा तो वेलोसिटी, ठीक है ना, मोमेंटम में एरर आ जाएगा। और अगर मोमेंटम हम एग्जैक्ट पता करने लग जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यूज उनकी नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute एक्यूरेसी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रिलेशन दिया डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे कर देंगे, इसको स्मॉलर देन कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब क्या, एरर इन पोजीशन। मतलब हम जब फाइंड आउट करने गए, एक चीज हमें मोमेंटम हमें पता है, तो हमारे पोजीशन में कितना एरर आ गया, डेल्टा एक्स, और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम पता करने गए, ठीक है, अगर हमें एक्स की हमें पोजीशन पता है कि यहाँ पे है, तो हमारे मोमेंटम में डेल्टा पी एरर आ जाएगा। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। ठीक, अब देखो बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है ना इधर, अगर हम एक की वैल्यू निकालने लगेंगे भी तो दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हम डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं वैसे ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है ना, अगर हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, h/4 डेल्टा पी, ठीक है, तो ये इनवर्स हो जाएगा इसके। ठीक है, डेल्टा एक्स की अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इतनी मतलब इतना एरर आ जाएगा कि हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ आई बात? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तो इससे क्या हो गया, एक तरह से बोहर को लिमिटेशन दे दी बेटा उसने क्या बोला, बोहर ने तो एग्जैक्ट बता दिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये उसका रेडियस है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम बिल्कुल एक्यूरेसी से नहीं बता, अगर हम ये बता सकते हैं कि पोजीशन यहाँ पे है तो हम मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते, और अगर हम स्पीड बोल देते हैं कि इतनी स्पीड के साथ चल रहा है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ लाई कर रहा है। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था बेटा। ठीक है, ओके, और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फिर वो मैं आपको, ठीक है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अनसर्टेनिटी आपको दे, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, आपको डेल्टा पी पूछा हुआ होगा, वो मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगी, आप सॉल्व कर लेना उसमें। ठीक है, अगर ठीक है, तो हो गया ये। अब इसके बाद आता है बोहर्स की लिमिटेशंस, बता देती हूँ बेटा आपको कि क्या क्या लिमिटेशंस रही बोहर की। तो बोहर बेटा, बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
ठीक है ना। जिन स्पीशीज में सिर्फ जिन एटम्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ उनके स्पेक्ट्रम के बारे में बता पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सेकंड बेटा, ही कुड नॉट explain the effect of magnetic field and electric field on spectral lines। ठीक है ना। और थर्ड थिंग वो नहीं बता पाया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल कैसे शेप का हो सकता है वो भी नहीं बता पाया ये। अच्छा, इसमें चलो ये तो आपको पता लगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसने हाइड्रोजन का देके रखा था, ठीक है ना। और ये चीज देखो यहाँ पे कि he could not explain the effect of magnetic field and electric field on the spectral lines। तो जब स्पेक्ट्रम आ रहा था ना बेटा, उस स्पेक्ट्रम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के से क्या करते, पास करते, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उस स्पेक्ट्रम पे अप्लाई करते थे तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी। देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट, ठीक है। और तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों स्प्लिटिंग हो जा रही है, लाइंस क्यों स्प्लिट हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोलते हैं बेटा जीमैन इफेक्ट, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके लाइन स्प्लिट हो जाती है दैट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्प्लिट होती हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो ये चीजें बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। आगे फिर हम अगला मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम, फिर क्वांटम थ्योरी चलेगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।